नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं जा रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम की। धर्मेंद्र प्रधान का अंततः इस्तीफा हो चुका और इस्तीफे के बाद हालात अभी भी बेकाबू हैं। और जो चल रहा है देश में, देख रही है पूरा जो हमारा आवाम है। साथ में प्रधानमंत्री रील पर रील बना रहे हैं। आपने पहले 2 रील देखी थी और अभी आज संडे का दिन है। आज भी प्रधानमंत्री काम पे जुटे हैं। वैसे तो कहते ही हैं कि वो पूरे 365 दिन काम करते हैं, छुट्टियाँ नहीं लेते, लेकिन काम क्या करते हैं ये देश देख रहा है। उनकी भी तीसरी रील आई है और तीसरी रील में वही संसद को ओवरलुक करने का जो सिलसिला है, वो खत्म नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष जवाब मांग रहा है और कल से फिर जो संसद के सत्र का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है और प्रश्न पर प्रश्न हो रहे हैं। राहुल गांधी ने अब निशाने पर ले रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चिट्ठी भी लिखी गई है, 2 सवाल भी किए गए हैं। जो पूरे हाल हैं, हालात हैं। आज इसी मसले, इसी मुद्दे पर बात होगी। प्रोफेसर अभय दुबे सर जो हमसे बात होते हम करते हैं, चलेंगे। जुड़ गए अभय सर। अभय सर, बहुत-बहुत स्वागत। जी। अभय सर, फिर तीसरी रील आ चुकी है और वही अब तो ये है कि एक पहले का था फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये और कानून, और अब वो एक नई एक कहीं फेंका गया है, कह लीजिए जाल कहिए या जो भी कहिए, कि एक हाई पावर टास्क फोर्स और जो इन्फोसिस के फाउंडर नंदन नीलकर्णी जी की अध्यक्षता में और साथ में टेक्नोक्रेट्स। क्या कल सीन किस तरह का होने वाला है? जो राहुल गांधी की चिट्ठी भी और बाकी ये सब चल रहा है, किस तरह का सीन देख पा रहे हैं? क्या आप संभावना देख पा रहे हैं? हालांकि जब ये हमारा कार्यक्रम होगा तब तक तो होगा, लेकिन हम अभी रिकॉर्ड संडे को कर रहे हैं, तो आप इस पर करिएगा अपनी प्रतिक्रिया। देखिए, नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुने गए थे, वो तो प्रधानमंत्री पद की मुहिम तो उससे पहले से चला रहे थे ना, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे चला रहे थे। तो उन्होंने ये दावा किया था कि वो सब कुछ जानते हैं, सारी समस्याओं से वाकिफ हैं वो, और उन समस्याओं के हल भी उन्हें पता है। अच्छा, अब वो 12 साल तक इस देश पे शासन करने के बाद में पेपर लीक के सवाल पर या शिक्षा व्यवस्था के सवाल पर टास्क फोर्स बना रहे हैं। क्या उन्हें उस वक्त ये समस्या नहीं पता थी? दावा तो उनका था कि उन्हें पता थी। अभी तक क्या कर रहे थे? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल के जवाब में भी एक रील बना दें वो, हम उस रील को देख लेंगे, पता कर देंगे। वैसे हमारे और आप जैसे लोगों से तो उनका संवाद हो नहीं सकता। एक रील बना दें वो, रात को 11-12 बजे, नींद तो आजकल उन्हें आती नहीं, उठ के एक रील बनाएं और हम लोग देख के जान लें हमारी बात का उन्होंने क्या जवाब दिया। सवाल इस बात का है कि जो जिस धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में जिस शिक्षा माफिया का जिक्र किया है, वो शिक्षा माफिया कौन चला रहा था? आप अगर वो शिक्षा माफिया कहीं था तो आपकी सरकार उसे क्यों चलने दे रही थी? भाई, वो शिक्षा माफिया तो इतना प्रबल था कि जब पहली बार पेपर लीक हुआ तो उसमें जिस व्यक्ति को, बिहार के जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, उसको सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। इसका मतलब शिक्षा माफिया बहुत ताकतवर था, और वो शिक्षा माफिया आपकी सरकार के नेतृत्व में चल रहा था। आपकी सरकार माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के मिले जुले नेतृत्व में चल रहा था। शिक्षा के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरी तरह कब्जा है। हर सरकार को संघ ये शर्त दे के भेजता है कि शिक्षा का मामला हर एक हम तय करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी मुरली मनोहर जोशी संघ की पसंद थे, वो शिक्षा का भगवाकरण कराने में लगे रहते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सब बातें जो मोदी जी कर रहे हैं, ये इनमें बहुत देर हो चुकी है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब जब पानी सिर के ऊपर आ जाता है, तो उसके बाद फिर डूबते को तिनके का सहारा भी नहीं मिलता। क्यों? तिनका उसे दिखाई नहीं देता। पानी तो सिर के ऊपर चला गया, अब तिनका थोड़ा दिखेगा। तिनका तब दिखेगा जब थोड़ा बहुत मुंह निकला रहेगा बाहर। तो मोदी जी तिनकों का सहारा लेने के लिए छटपटा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं। उनकी रीलों में जो है वो अजीब गरीब लगते हैं देखने में। ऐसे लगते हैं ऐसे देश के लोगों को कभी लगे ही नहीं। हमेशा तो लगता था मोदी ब्यूटी पार्लर से आ रहे हैं अभी। अब आजकल तो बिल्कुल जो रीलें हैं उसमें ब्यूटी पार्लर वाला मोदी तो गायब है। देखिए, इन बातों से अब कुछ नहीं होगा। मोदी जी अगर समझते हैं कि जंतर मंतर खाली हो जाने से उनको कोई राहत मिलेगी, तो भी वो गलतफहमी के शिकार हैं।
अगर वो समझते हैं कि जंतर मंतर पर आंदोलन ना होने से जो देश भर में जो आंदोलन फूटा है वो भी बिखर जाएगा, तो वो गलतफहमी की शिकार है। क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन पहले लोगों के मनों में शुरू होते हैं। जब मन आंदोलित होता है और जब घर के बच्चे का मन आंदोलित होता है तो घर और परिवार उसको आंदोलित होने से रोकता है, फिर परिवार से उसकी बहस होती है। और ये तो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें जेन जी के बच्चों के साथ में जेन जी के परिजन भी आए हुए थे। जी जी। तो ये तो मामला ही कुछ और है। ये मोदी जी के ये जो थिगड़े लगा रहे हैं, मोदी जी शिक्षा के फटी हुई शॉल में थिगड़े लगा रहे हैं, पैबंद लगा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो उन्हें पहले करना चाहिए था, कम से कम 5 साल पहले, 7 साल पहले या 10 साल पहले करना चाहिए था। पेपर लीक होता रहा, मोदी जी सोते रहे, इसलिए नहीं सोते रहे कि उनका ध्यान कुछ ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर था, इसलिए सोते रहे कि ये पेपर लीक भी एक नियोजित किस्म का मामला था। इसके पीछे शिक्षा माफिया भी था, इसके पीछे संघ परिवार की मर्जी भी थी। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि पेपर लीक से जिनको नुकसान हुआ वो तो आंदोलन में आ गए, जिनको फायदा हुआ वो कहां है भाई? एक पेपर लीक होता है? बहुत से लोग उस लीक के कारण नुकसान उठाते हैं और बहुत से लोग उस लीक के कारण फायदा उठाते हैं। हम लोग केवल नुकसान वालों को देख रहे हैं, फायदा जिनको हुआ है वो कहां है? क्या लोगों को जो सादी वर्दी में लोग पीट रहे थे वो वही लोग तो नहीं है जिनको पेपर लीक से फायदा हुआ है? इस सवाल को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे इसमें आया जो संघ प्रमुख का एक वक्तव्य था, बाकी आप शनिवार का जो पूरा घटनाक्रम बताइए, शनिवार को वो घटनाक्रम होता है, कैसे सारा निकलता है। अभी वो 2 मांगे और भी हैं, लेकिन संसद को ओवरलुक जो किया जा रहा है लगातार, वो पहले भी करते हैं, लेकिन अभी इतने संजीदा मौके पे अभी भी सब कुछ बाहर से चल रहा है। ये संसद की अवमानना। एक तरफ आप पाठ पढ़ाते हैं विपक्ष को कि भाई आप जो है नियम कायदों से आइए, सब। यहाँ इनके लिए कोई नियम कायदा नहीं, सब जो चाहे सो करे। मैं जो मोहन भागवत जी ने कहा था कि डिक्टेशन नहीं, वो उनकी वो ये क्या है फिर? इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं दोनों चीजों पर? देखिए, मोहन भागवत की बात अब कोई नहीं सुनता। इस देश की जनता मोहन भागवत की बात नहीं सुनती। वो कितना भी राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते रहे, सरकार उन्हें कितने भी इतने मौके दे, सरकार उन्हें Z+ सुरक्षा दे सकती है, लेकिन उन्हें उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकती। लोगों के मनों में जो है वो मोहन भागवत की बात को स्वीकार नहीं कर सकते वो लोग। मोहन भागवत के कुछ कहने वहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी के कोई रील बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। अभी कल संसद के अंदर ये रखा जाएगा विधेयक, और उस विधेयक के ऊपर चर्चा होगी। देखिए विपक्ष इनकी क्या हालत करता है उसमें। क्योंकि राहुल गांधी ने तो बता दिया है ना कि वो क्या करने वाले हैं। उन्होंने अमित शाह को जो पत्र लिखा, उस पत्र की भाषा देखिए कितनी कड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कुछ भी जिसे कहते हैं ना हीला हवाला नहीं है, सीधी बात है वो एकदम। दो सीधे प्रश्न है, दो सीधे हाँ, प्रश्न है। और राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं, जब वो पीएमओ के सामने धरना दे रहे थे तभी उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन छात्रों को धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं पीटा है, छात्रों को अमित शाह की पुलिस ने पीटा है, इसलिए अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। और चूंकि अमित शाह मोदी को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। ये पूरा एक सिलसिला उन्होंने बनाया है। और जब जंतर मंतर खाली हो रहा था तो खाली होते वक्त नारा क्या लग रहा था? इस्तीफा तो झांकी है, मोदी शाह बाकी है। तो ये नारा लग रहा था जी। हाँ। तो अभी देखिए क्या हो। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, ये भी नहीं कह सकते पिक्चर बाकी है, फिल्म की शुरुआत ही हुई है अभी तो। ये ट्रेलर था, ऐसा क्या था? हाँ, ट्रेलर नहीं, मैं मान सकता फिल्म का पहला दृश्य था ही, अभी बहुत से दृश्य होने बाकी है। जी जी जी। ये राहुल गांधी ने तो जो निशाना तो उनका सतत है और सारा। अच्छा, इस बीच में जो ये ककरोच जनता पार्टी है, जैसे अभिजीत दीप के अब कह रहे थे कि हम अपना अगला प्रोग्राम और ये चीजों में, और फिर उसके अलावा देखिए देश में जो चल रहा है। अभय सर, आपने देखा कि प्रयागराज में जो सांसद की गाड़ी को जिस तरीके से वो दृश्य आए हैं, या फिर इसके बाद जो पैलेट गन का मामला राहुल गांधी जी ने उठाया था बिहार से, जो निकला है कि वहां तो साफ दृश्य निकले कि आप जो है वो ताने बैठे हैं, आप AK-47 चला रहे हैं आप। ये क्या, ये बर्दाश्त होगा? इसके रेपरकेशंस नहीं समझ पा रहे हैं क्या है? अभी भी नहीं है। और वो जो संसद की आप अनदेखी लगातार, क्या आप लगता है कि संसद कल चल पाएगी? कुछ लगता है, उम्मीद है आपको क्या?
देखिए मुझे लगता है कि विपक्ष को रणनीति इस तरह बनानी चाहिए कि संसद चल जाए, मेरी इच्छा ये है, ताकि विपक्ष इस मौके का लाभ उठा ले। इस विधेयक के ऊपर जो चर्चा होगी उसे देश का हर 18 साल से लेकर 30 साल के बीच का व्यक्ति जीतेगा, देखेगा, ध्यान से सुनेगा। यानी 30% देश की 47% आबादी जो है ना, वो इस पूरी बहस को ध्यान से देखेगी। ये राहुल गांधी के सामने भी स्वर्ण अवसर है कि वो इस सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दें और जो देश में जेन जी है, जो युवा पीढ़ी है, उसके ऊपर अपनी अमिट छाप अंकित कर दें। हालांकि ओम बिरला साहब ऐसा नहीं होने देंगे। इन्होंने जैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, कुछ लिया, वो उनको रोक देंगे, फिर झगड़ा होने लगेगा। झगड़ा होने के बाद फिर कुछ भी हो सकता है, बायकाट हो सकता है, और उसके बाद बीजेपी यही चाहती है कि विपक्ष न बोले और गुस्से में जाके वहां से चला जाए, नारेबाजी करके संसद भरभंड करे और उनको सांसदों को वहां से निकाला जाए। तो ये इनकी रणनीति होगी। लेकिन विपक्ष की रणनीति ये होनी चाहिए कि किसी न किसी तरह बहस करा ली जाए और उस बहस में अपनी बात ठीक से मजबूती के साथ रख दी जाए, पूरी तैयारी के साथ, तथ्यों के साथ में। और राहुल गांधी के पास बहुत तथ्य हैं। वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मुतवातिर तथ्य रखते रहे हैं। उनके सारे वो जो उनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं, उनमें सब तथ्य होते हैं सामने। संसद में उन्हीं बातों को तो उन्हें कहना है। तो ये सब जो संघ वाले कह रहे हैं या मोदी जी रीलें बना रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, मान लो नंदन नलकेनी के नेतृत्व में, जो नंदन नलकेनी बढ़िया आदमी है, उन्होंने आधार वगैरह बनाया, मैं उनकी योग्यता और क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन वो भी क्या कर लेंगे? ये मामला किसी एक या दो योग्य और क्षमतावान लोगों से परे चला गया है। नंदन नलकेनी क्या शिक्षा माफिया का मुकाबला कर लेंगे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकार के प्रोत्साहन से काम कर रही है? उन्होंने खेला है कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष, आईबी के जो पूर्व डायरेक्टर, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, शिक्षा मंत्रालय के पूर्व सचिव और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट, वो कुछ जो इन नहीं, लोगों की केवल वो असल में दिखाना ये चाहते हैं कि वो इस मसले पर काफी काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी है, ये वो सब दिखाना चाहते हैं वो। लेकिन ये बात आपकी लोगों गले उतर सकती थी जब इस काम को आप 5-7 साल पहले करते, कम से कम अपने कार्यकाल के आधे हिस्से में तो करते। जब आपका रुतबा बुलंद था, जब 2019 में आपने 2014 से भी ज्यादा बहुमत जीत लिया था, उस वक्त आपको करना चाहिए था। अब करने से क्या फायदा? ये नंबर 1 और नंबर 2 निश्चित तौर पे इन अब हाउस चिड़ियां भी खेत चुग चुकी हैं, अब इनका कुछ नहीं होने वाला। इनका देखिए नहीं। हालात बहुत बिगड़ गए हैं। जो डिस्कोर्स उन्होंने पिछले 12 साल में स्थापित किया था, वो डिस्कोर्स हिल गया है पूरी तरीके से, और जिस डिस्कोर्स को उन्होंने हटाया था, वो डिस्कोर्स वापसी कर रहा है। इस आंदोलन में कौन लोग थे? वामपंथी छात्र थे, वामपंथी छात्रों के प्रतिनिधि थे, नेहा थी जो आयसा की सदस्य है, जो सोनम वांगचुक के मुकाबले के बराबर का अनशन कर रही थी। वामपंथी राजनीति को तो इस आंदोलन से बहुत लाभ हुआ है, और अगर कोई सबसे बड़ा लाभार्थी इस आंदोलन का है तो उसका नाम राहुल गांधी है। सबसे बड़ी लाभार्थी कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा इन लोगों को। समाजवादी पार्टी को भी बहुत लाभ हुआ है। अखिलेश की भूमिका भी बड़ी सकारात्मक रही, उनकी पत्नी डिंपल यादव की भूमिका भी बड़ी सकारात्मक रही। बिल्कुल। अब ऐसा लेकिन ये है कि जंतर मंतर यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो महाराष्ट्र मुंबई में एक नया जंतर मंतर जन्म ले चुका, वहां मॉब देखिए। बाकी आप जैसे मैंने उत्तर प्रदेश, हर तरफ है मॉब ही मॉब है। वो सारे अभी देश में जगह जगह बहुत से जंतर मंतर बन चुके हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ये सोचते हैं कि भाई एपी सेंटर यहाँ पे था, तो ये अगर बिखर जाएगा तो बाकी जगह भी मुरझा जाएंगे। वो सब जो प्रतिरोध की आवाजें उठ रही हैं वो बुलंद नहीं रह जाएंगी। लेकिन ये नहीं होगा ऐसा। इसके कारण कुछ और है। मतलब ये इन आंदोलनों में परिवार के परिवार शामिल हैं। देखिए, जिन बच्चों को आप इस देश के बच्चों को और इस देश की बच्चियों को पीटेंगे तो उनकी जो माएं और उनकी जो बहनें, बड़ी बहनें हैं, वो फिर भी आपकी वोटर बनी रहेंगी। जब आप किसी लड़की के गुप्तांगों में पुलिस वाला डंडे से उसकी प्रहार करेगा, उसके कपड़े फाड़ेगा जो है, तो इस देश की माएं मोदी जी को वोट देती रहेंगी क्या? ऐसी बात तो नहीं, मैं तो नहीं मानता कि ऐसा होगा। उनको आप छोड़ दीजिए, उन औरतों को जो कि सच बन के जो है मोदी जी मेरे पिता हैं, मोदी जी हमारे बाप हैं, हमें तो मोदी ही चाहिए, इस प्रकार की जो है वो पैसे लेकर दावेदारियां करती हैं सोशल मीडिया पर। उनकी बात छोड़ दीजिए, वो इस देश की असली औरतें नहीं है।
अब सर इसमें ये भी है कि जो अब तक 12.5 साल हो गए, ये लोग कहा करते थे कि हमारे इस्तीफे नहीं होते। अब इस्तीफा हो गया है और जो भय, डर जो पैदा किया जाता था, किया करते, वो भय टोटल खत्म हो गया है। तो फर्दर जो है, आगे की जो स्थिति है, जो अब ये किस तरीके से उसकी वापसी, कोई संभावना आप कही नहीं कि बिल्कुल कतई नहीं है। लेकिन जैसे अभी बिहार से सीन निकला कि वहां आप कर रहे हो दबाने की कुछ देखिए अभी। संजीव जी, जो छात्र जंतर मंतर पे थे, जो छात्र पिटे और जो छात्र जीते, आप सोचिए उनको कितना बड़ा राजनीतिक अनुभव हुआ, उनको कितना बड़ा राजनीतिक तजुर्बा हुआ। क्या वो राजनीतिक तजुर्बे को भूल जाएंगे वो? अब वो अपने घरों को वापस जाएंगे, जीत लेके घर वापस जाएंगे, गए होंगे कुछ दिन के तो रहेंगे ही घर पे। ये तो आंदोलन काफी थका देने वाला था। तो वो घरों पे चर्चा होगी, दोस्तों के बीच में चर्चा होगी, बहसें होंगी, क्या होंगी, ये चीज तो देखिए, ये चीज तो बढ़ती चली जाएगी। ये तो स्नोबॉल होगी, स्नोबॉल होगी, हो ही रही है पहले से, स्नोबॉल होगी, ये तो स्नोबॉल होगी। इसलिए मैं हम और आप जो दो बातें कह रहे हैं, आप देखिए सब यही घटित होने वाला है। अब मोदी जी का वक्त गया। अब सर जेपी आंदोलन, वीपी आंदोलन, वीपी सिंह वाला आंदोलन, फिर उसके बाद अन्ना हजारे वाला आंदोलन, फिर किसान आंदोलन, और पांचवा उस तरह का कि जेपी से, और फिर अंततः किसी जो पीछे राजनीतिक दल या किसी तरीके उसको एक दिशा देने वाला। तो अब क्या दिशा, क्या दशा आप इस आंदोलन की देखते हैं? पिछली तो है ही, आप जेपी से लेके, और अगर हम करें चार देखिए आंदोलन। जेपी के आंदोलन और वीपी के आंदोलन, इनको छोड़ दीजिए आप। वो सर, अलग दिन थे, अलग परिस्थितियां थी, अलग तरह के नेता थे, वो सब कोई रहे नहीं हमारे बीच में। हम उन सबका सम्मान करते हैं और सर, उसके राजनीतिक महत्व को और उसके इतिहास को हम खारिज नहीं करते, बल्कि उसको काफी बड़े हिस्से को स्वीकार करते हैं। न इंदिरा गांधी रही, न जेपी रहे, न विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, न अटल बिहारी वाजपेयी रहे, कोई नहीं रहा, न मधुलिमय रहे, कोई नहीं रहा। ये आंदोलन जो है वो बिल्कुल अलग तरह का है। आज का भारत पूरी तरीके से बदल चुका है। आज के भारत के दो चेहरे हैं। एक चेहरा किसान आंदोलन के दौरान प्रकट हुआ था, वो राजनीति का, आंदोलनकारी प्रतिरोध की राजनीति का सामुदायिक चेहरा था, पारंपरिक सामुदायिक चेहरा। इसमें जाट थे, इसमें गुर्जर थे, किसान लोग थे, ये लोग थे, मतलब वो चेहरा था। सिख थे उसके अंदर। उस चेहरे के दम पे वो आंदोलन 1 साल तक चला और मोदी जी को झुका लिया उसने। ये जो आंदोलन है, ये पारंपरिक सामाजिक चेहरा नहीं है इसका कोई, जी, किसी एक जाति का चेहरा नहीं है ये, ना किसी एक धर्म या मजहब का चेहरा है ये वर्गीय भी नहीं है कि इसमें अच्छे खुशहाल परिवारों के भी लड़के हैं, गरीब लड़के भी हैं, वो सब हैं। ये एक पीढ़ी का आंदोलन है, इसीलिए जनरेशन जी बोलते हैं इसको। ये पीढ़ी का आंदोलन, जैन का मतलब जनरेशन हुआ। यस सर। एक, हाँ, ये पीढ़ी का आंदोलन है। और जब पीढ़ी के आंदोलन होते हैं तो उनके फलितार्थ वैसे नहीं होते जो सामुदायिक आंदोलनों के होते थे या संपूर्ण क्रांति आंदोलन का हुआ था, वैसे नहीं होते उनके फलितार्थ। ना उस वक्त की घटनाओं के साथ हमें घटनाओं की तुलना करनी चाहिए। घटनाएं में कुछ घटनाओं में समानता दिख सकती है, लेकिन तुलना से हमें परहेज करना चाहिए। अबे तो इसमें एक चीज इसमें ऐसा कुछ दिखता है, जैसे मैं सोचता हूँ कि शायद जो एक बहुत बड़ा ऐसा विषय खड़ा हो रहा था जो सरकार के लिए, मतलब हो रहा था कि बहुत बुरी स्थिति में ला दिया था, वो खासकर जो राम मंदिर जो दान डाका और उसके साथ में तमाम घोटाले, तो कि उसको दबाने के लिए इसमें कुछ हवा देने की कोशिश सरकार की ओर से हुई, क्योंकि जिस इसमें हुआ तरह क्या है कि जो तिकड़में मोदी ने की, सब नाकाम हो गई। जो तिकड़में संघ ने की, वो सब नाकाम हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल का हुआ है, इसी साल उसने अपना शताब्दी वर्ष मनाया। इस शताब्दी वर्ष में 100 साल की उम्र में इस संगठन को कितने बड़े 2 धक्के लगे। एक धक्का तब लगा जब उसी के नियुक्त किए हुए लोगों का पर्दाफाश हो गया और बात यहां तक निकली कि ये कहा गया, मैंने भी कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा, कि जितना माल वहां से लूटा गया वो सारा का सारा संघ के खुफिया खजाने में गया। संघ के अलावा वहां कोई नहीं था, हर आदमी संघ का था वहां पर। इसी तरह भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी और कोई नहीं है, हर आदमी संघ का है। वो प्रकरण भी संघ के खिलाफ गया और ये प्रकरण भी संघ के खिलाफ गया। मोदी जी ने वो मंदिर भी संघ को थमाया था, मोदी जी ने शिक्षा व्यवस्था भी संघ को थमाई थी। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? 2 लोगों को,
संघ को हुआ है और मोदी जी को नुकसान हुआ है। ये नुकसान बड़ा जबरदस्त है, इसकी अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं इसको, क्योंकि चुनाव अभी दूर हैं। जी और जी मैं तो ये मानता हूं कि चुनाव दूर है, ये अच्छी बात है। सारे लोग सोच समझकर चुनाव के वक्त अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करके वोट देंगे। और अगर अभी भी उनको लगता है कि नहीं भाई, यही संघ परिवार वाले लोग ही ठीक हैं, यही नरेंद्र मोदी ठीक हैं, यही अमित शाह ठीक हैं, यही नितिन गडकरी ठीक हैं। नितिन गडकरी का नया नाम, नितिन गडकरी जो इस सरकार के सबसे सक्षम और सफल मंत्री माने जाते थे, जिनको हमारे मित्र सतीश केसरी ने कहा था कि वे इस सरकार के मुकुट हैं, खतरे में मुकुट। उनकी उनकी हालत यह है कि उनको नितिन गडकरी नहीं, नितिन खडकरी कहा जा रहा है, नितिन खड्डाकरी कहा जा रहा है उनको, मतलब कि उनकी बनाई हुई सड़कों और उनके बनाए हुए राजमार्गों में खड्डे पड़ गए हैं। और साथ में वो भी है, वो जो एथनॉल भी वो तो गले है की, ही, वो तो मेरे कहना है, एथनॉल तो वो उनका मंत्रालय नहीं है, इसके बावजूद उसके मंत्री बने हुए हैं, जबरदस्ती अघोषित मंत्री बने हुए हैं। लेकिन वो मंत्रालय तो उसका है, हरदीप सिंह का है? ये आप देखिए, हरदीप पुरी का है, ये देखिए ना जो उनके अपने मंत्रालय का हाल है उनके। तो इस सरकार में कोई तो व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अब कहा जा सके कि इसने ठीक काम किया। दो सवालों में खत्म हुआ। एक तो आप जो धर्मेंद्र प्रधान का रिप्लेसमेंट प्रहलाद जोशी, जो अभी फिलहाल उनके पास में अतिरिक्त प्रभार है, तो ये जो है अभी, क्योंकि आगे तो बहुत चीजें होनी है, बहुत कुछ घटित होना है, तो ये जो अब की क्या चीजें दिखती हैं इसमें, क्या आप कुछ हम टोह ले सकते हैं? अभी देखिए, चूंकि बहुत सदमा सा लगा है संघ और मोदी को, इसलिए एक अतिरिक्त प्रभार देकर किसी आदमी को बैठा दिया गया है। प्रहलाद जोशी तो ऐसे ही हैं, उनकी तो कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं, बीए पास हैं केवल, और उन्होंने वहां पर ईदगाह पे झंडा लहराया था उन्होंने। और वो जो इनके नेता थे, क्या नाम था उनका, अनंत, नाम भूल रहा हूं उनका, मतलब इनका देहांत हो चुका है। जी जी जी। हाँ, अनंत कुमार ने, तो उससे ये स्थापित हुए। इनको कुछ आता जाता है नहीं, तो बेकार की बातें करते हैं। अब फडणवीस को बुलाया था उन्होंने वहां पे, पता नहीं फडणवीस से क्या बातचीत हुई, शिक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं, किसको क्या करना चाहते हैं, कुछ पता नहीं। धीरे धीरे करके निकल के आएंगे, किसी और व्यक्ति को लाएंगे शिक्षा मंत्री के पद पर। प्रहलाद जोशी तो नहीं कर पाएंगे उसमें। करने के लिए तो धर्मेंद्र प्रधान भी क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे, कुछ करते तो फिर ये स्थिति हालत क्यों होती। अब इधर आपने कहा कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद जो अभी उपचुनाव हो रहे हैं, कुछ सीटें हैं हमारे यहाँ, मध्य प्रदेश का बड़ा चर्चित सीट दतिया है, फिर उधर आप बिहार जाइए तो वो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो कुछ कुछ मुझे लगता है अभी उपचुनाव में यदि अब कुछ होता है इसका नहीं 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 नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं, इतनी देखिए, ये सब काम धीरे धीरे ठंडे करके खाए जाएंगे। हमें उपचुनाव में कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नहीं, गुस्सा जो अब है सर, गुस्सा जैसे दान डकैती हुआ, फिर ये जैन जी हुआ, ये चीजें कुछ कहीं ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इन जगहों पर जो है वो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो अगर देखिए, उपचुनाव भी कभी कभी बदलती हुई राजनीति का चेहरा बन जाते हैं। जैसे 67 के पहले जो कुछ उपचुनाव हुए थे, इसमें डॉक्टर लोहिया लड़े थे, आचार्य कृपलानी लड़े थे, दीनदयाल उपाध्याय लड़े थे, उपाध्याय जी हार गए थे, लेकिन आज लोहिया कृपलानी चुनाव जीत गए थे, उपचुनाव हुए थे। उन उपचुनाव से पता चला था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ कितनी नाराजगी है। और उसके बाद फिर 67 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो फिर कांग्रेस 10 राज्यों में हार गई चुनाव, वहां से गैर कांग्रेसवाद की शुरुआत हुई। तो अगर ऐसा होता इन उपचुनावों में भी ये लोग हार जाते हैं, तो समझ लीजिए इनका सुपड़ा साफ होने वाला है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम लोगों को संतोष और धैर्य रखना चाहिए। कोई जल्दबाजी, उत्सुकता उतना ही खाना चाहिए, इतना बड़ा हमारा मुंह है। उससे ज्यादा अगर हम खाएंगे, उससे ज्यादा बड़ी बात बोलेंगे, तो वो उचित नहीं होगा, वो इन आंदोलनकारियों के साथ अन्याय होगा, मैं ये कह रहा हूँ। अब इधर फाइनल क्वेश्चन होगा मेरा, आप उसको करिएगा कि जो राहुल गांधी ने कहा था बस 1 साल मोदी, तो क्या वो सीन अब और बहुत ज्यादा सशक्त और हो सकता है कि और भी कठिन कठिन दौर और कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति है, नंबर 1 भी नंबर 2 भी, यानी मोदी भी अमित शाह? विपक्ष का नेता इन सब बातों को इसलिए नहीं कहता कि वो बातें जैसा उसने कहा है उसी तरीके से लागू होते हुए दिखाई दे। वो इसलिए कहता है ताकि उससे उसकी राजनीति को एक आवेग प्राप्त हो। तो इसलिए ये मानना कि उन्होंने 1 साल कहा था, अब 1 साल से ज्यादा अगर रह गए तो उनकी बात गलत हो गई, क्या हो, ये नहीं होता। इन चीजों से राजनीति को एक आवेग प्राप्त होता है, वो उसको उसी तरीके से देखा जाना चाहिए।
मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो सही कहा था। मोदी जी इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट में फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पुराने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट में फंसा हुआ है, और यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, शुक्रिया अदा करूंगा, सारा कुछ आपने डिकोड किया, धन्यवाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे अभय दुबे साहब को, और जो हाल है, जो सीन है, उसमें जो अगला है, कल से जो दूसरा सप्ताह इस संसद के सत्र का शुरू हो रहा है, तो वो साफ कह रहे हैं कि भले ही आप कुछ भी करें, लेकिन बहुत बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ करना था वो पहले करना था। अब ये सब जो आप कोशिश है प्रधानमंत्री जी की, उनकी टीम की, कुनबे की, सरकार की, ये अब ना तो लोगों के गले उतरने वाली हैं जो बहुत कुपित हैं, गुस्सा में हैं, और विद्यार्थियों के तो कतई ये नहीं समझ आने वाली बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के सीन है। आप देखते हैं कल संसद में किस तरह से विपक्ष जो भी कहा अभय सर ने कि उनको इस मौके का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। अब जब आपके हाथों में ये हमारा प्रोग्राम होगा, क्योंकि हम आज रविवार को बात कर रहे हैं और अभी कुछ घंटे काफी बाकी हैं, तो बहुत अलग सा सीन और क्या कुछ होगा वो दशा दिशा और देखने को मिलेगी। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी भी कीजिएगा। अच्छी लगी हो हमारी ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।